हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहां पर टॉपिक को छोड़ा था? लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड का। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, साथ साथ में उसके टाइप्स को भी अच्छे से देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। आज हम दो तरीके से रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, एक तो प्लांट्स में पढ़ेंगे और एक ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? रेस्पिरेशन। पहले छोटे से बड़े पे चलेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स सांस ले रहे हैं, प्लांट्स ब्रीदिंग को इनिशिएट कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से अपोजिट है? फोटोसिंथेसिस में यू आर इनटेकिंग CO2, यूटिलाइजिंग इट, प्रिपेयरिंग द फूड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन। बट इन रेस्पिरेशन यू आर इनटेकिंग द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द CO2। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? भाई प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, तो मतलब जो ये रेस्पिरेशन हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होगा स्टूडेंट। किन मेथड के थ्रू? डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझते जाते हैं, लिखते भी जाते हैं, क्योंकि एक साथ समझा के लिखाऊंगी तो दिक्कत आएगी, पर एक एक पॉइंट समझा के लिखाऊंगी तो आपका ग्रिप क्या होगा? ज्यादा अच्छा बैठेगा। इन्वॉल्व्स पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या हो रहा है? involves exchange of gases. Involves exchange of gases. कौन सी गैसेस का एक्सचेंज? ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अगर प्लांट्स में होता है तो उस प्रोसीजर को आप रेस्पिरेशन कहते हो। आप रेस्पिरेशन कहते हो। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब तो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलोंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यही होता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में अगर प्लांट ने CO2 को लेके फूड बनाया, CO2 को लेके फूड बनाया, तो उस फूड से एनर्जी भी तो लेनी पड़ेगी। उस फूड से एनर्जी कौन लेगा? उस फूड से एनर्जी रेस्पिरेशन लेगा। वही प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, वही ग्लाइकोलाइसिस होगा, वही क्रैब्स साइकिल चलेगी और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होगा ना, ले देके यही स्टेप्स चलाओगे। एनिमल्स में भी यही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट्स में ये गैसेस का एक्सचेंज किस मेथड से हो रहा है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो एक दीवार बना लो, यहां पर गैसेस का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा अमाउंट है, और इधर कम अमाउंट है। कहां मूवमेंट होगा? इधर से इधर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं exchange of gases occurs by the process of diffusion. By the process of diffusion. अब diffusion क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस, कोई भी गैस हो सकती है, फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
है स्टूडेंट्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर ज्यादा अमाउंट है गैस का, यहां पर कम अमाउंट है, मेरे पास कमी है तुम दे दो, तो ज्यादा अमाउंट की गैस हमेशा कम अमाउंट की तरफ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रेस्पिरेशन जो कि प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, कहां कहां से होगा, या कौन से ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं रेस्पिरेशन करवाने के लिए। भाई फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए तो मैंने ये कहा कि लीव्स रिस्पॉन्सिबल है, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा भी गैसियस एक्सचेंज करे, वो फोटोसिंथेसिस के लिए कर रहे, तो क्या वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं कर सकते? जब उनका काम ही गैसियस एक्सचेंज का है तो एक चीज के लिए, एक चीज को आप दो पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, पर स्टोमेटा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट के पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, इधर से इधर आएंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगी मैं, रेस्पिरेशन in plants, respiration in plants occurs by the method of diffusion। ठीक है, फिर क्या लिखूंगी, अब सारा प्रोसीजर पढ़ लिया, समझ लिया, कहां कहां होगा ये पढ़ना जरूरी है। लोकेशन और विच पार्ट्स ऑफ प्लांट responsible to carry out। भाई अब मैं क्या बोलूंगी, सिर्फ रेस्पिरेशन बोलूंगी, रेस्पिरेशन से आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इतना लंबा ना लिख के हम रेस्पिरेशन से समझ लेंगे। टू कैरी आउट रेस्पिरेशन आर, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहला जो आता है वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स जो कि गार्ड सेल से गार्डेड होती हैं। गार्ड सेल्स फूल जाते हैं तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा का पोर बंद हो जाता है। ठीक है, टाइनी पोर्स ऑन दी सरफेस ऑफ लीव, ज्यादातर कहां होगी, अपर सरफेस पे ही होगी, ऊपरी सरफेस पे ही होगी लीव्स के जो फेस कर रहा है इन्वायरमेंट को। दूसरा होता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, लेंटिसेल्स छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि ट्री के बार्क पे प्रेजेंट होते हैं। बार्क मतलब तना, ठीक है, और एक पोर और बीच के पोर के बीच में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, पोरस, एक तरीके के पोरस टिश्यू होते हैं, पोरस सेल्स होते हैं। हम क्या कह सकते हैं, सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। पोरस सेल्स present on the stem bark of the tree। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ होगा सिनेरियो, ऐसे बड़े बड़े पोरस सेल्स हैं और दो पोरस सेल्स के बीच में काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या बोलूंगी, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट
between the porous cells, the porous cells। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा और लास्ट वाला रूट्स। जो हमारी ट्री की रूट्स होती हैं वो किसमें एम्बेडेड होती हैं? सॉइल में। सॉइल में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या होता है? पानी होता है ना, पानी में ऑक्सीजन होता है, तो रूट्स भी काफी हद तक ऑक्सीजन को लेने में आपकी मदद करती है, मतलब गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, रूट्स से रिलेटेड इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब हम प्रॉपरली पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली डिफ्यूजन हो कहाँ रहा है। भाई कहाँ हो रहा है ये भी समझ में आ गया। कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो आपको क्या कर रहे हैं? डेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को कि भाई रेस्पिरेशन करवाओ। लेकिन रेस्पिरेशन की एक्चुअली ये जो डिफ्यूजन की क्या डायरेक्शन होगी, आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई O2 यहां जाना चाहिए या CO2 यहां जाना चाहिए? कैसे समझ में आएगा? उसके लिए क्या है, कुछ क्राइटेरियाज है, उसको हम देखते हैं क्या है। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन environmental conditions and requirements of plants। प्लांट को कितनी जरूरत है किस गैस की और इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या हो रही है, उस हिसाब से डिफ्यूजन क्या होता है, डिपेंड करता है कि भाई ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ऐसी रिक्वायरमेंट है, डिफ्यूजन करवा दो, इस गैस का डिफ्यूजन करवा दो, हाई अमाउंट में है उसको लो अमाउंट में ले जाओ। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई है, उसके हिसाब से प्लांट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो डिफ्यूजन का डायरेक्शन या जो भी मेथड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह सकती हूं जैसे जनरली तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट में अगर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि प्लांट को हमेशा ही गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, चाहे फोटोसिंथेसिस है या चाहे रेस्पिरेशन है, दोनों में उसको क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट पॉइंट से हम लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, एक्चुअली हम इन्वायरमेंटल कंडीशन पे समझेंगे। जनरली हम दो टाइप की कंडीशंस उठाएंगे, एक डे टाइम की कंडीशन और एक नाइट टाइम की कंडीशन, क्योंकि यही दो कंडीशन है जहां पर आपको फोटोसिंथेसिस का भी समझ में आएगा और रेस्पिरेशन का भी समझ में आएगा। क्योंकि प्लांट्स में क्या लफड़ा है कि फोटोसिंथेसिस में भी कहीं ना कहीं गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और रेस्पिरेशन में भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों को क्या है, आपको इंटरकनेक्ट करके समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, इन प्लांट्स gaseous exchange, in plants gaseous exchange occurs in both photosynthesis and respiration, इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 इन, ऑक्सीजन आउट। रेस्पिरेशन में O2 इन, CO2 आउट। बात समझ में आ रही है ना, यही सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब हम उठाएंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, रिक्वायरमेंट पे। कोई देखो, चाहे फोटोसिंथेसिस कराना है तब भी डिफ्यूजन का आपको क्या करना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। अगर रेस्पिरेशन कराना है वो भी प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है, उसमें भी डिफ्यूजन करवाना पड़ेगा। तो एज सच
इस पॉइंट का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं बैठ रहा, हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे पढ़ेंगे बात को, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में सबसे पहले अगर हम उठाएं ड्यूरिंग डे टाइम की बात करें, ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन के समय। दिन के समय क्या होता है, अच्छा खासा सन होता है स्काई में, यू हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ सनलाइट। बात समझ में आई। अब सनलाइट की प्रेजेंस ज्यादा है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर चलेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन भी चल रहा है, ये थोड़ी कि खाना बनाना है तो सांस लेना बंद कर देगा प्लांट। लेकिन दिन के टाइम पे चूंकि सनलाइट की प्लेंटी है, सनलाइट का अमाउंट ज्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। जहां एक बार में 3 बार फोटोसिंथेसिस चलेगा, वहां एक ही बार प्लांट क्या कर पाएगा, रेस्पायर कर पाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हो। मतलब डे टाइम के टाइम पर व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जब आपके पास भरपूर सनरेज अवेलेबल है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन प्लांट के लिए मैंडेटरी हो गया, तो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट या द रेट, जिस स्पीड से फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन प्लांट्स में, वो रेस्पिरेशन से काफी क्या होगा, फास्टर होगा। काफी क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। तो जो फास्टर होगा या जो पहले होगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। भाई गैसेस का डायरेक्शन कहां होगा, प्लांट से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से प्लांट, चाहे फोटोसिंथेसिस का क्राइटेरिया मानो या रेस्पिरेशन का भी मानोगे तो एटमॉस्फेयर टू प्लांट, प्लांट टू एटमॉस्फेयर। आज हम रेस्पिरेशन के हमारे पे बात करें तो हम अगर सांस को इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं और फिर हमारे में से एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देते हैं। तो डिफ्यूजन के 2 सोर्सेस क्या हैं प्लांट्स में, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स, ठीक है। बात क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ सनलाइट, सो rate of photosynthesis greater than respiration, greater than respiration, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 in O2 out, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 in CO2 out। अब देखो फोटोसिंथेसिस बहुत स्पीड से चल रहा है, बहुत ही जल्दी CO2 आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकाला और रेस्पिरेशन उससे पीछे रह गया। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहां होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फोटोसिंथेसिस में मेजॉरिटी कवर कर जाएगा, CO2 को ले रहा है, ऑक्सीजन को बाहर कर रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ गैस कहां होगी, ले देखिए अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ गैस क्या होगी, ऑक्सीजन की फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें तो ले दे के क्या है, प्रोडक्ट की बात करनी है, फाइनली एटमॉस्फेयर में वापस क्या आ रहा है, बात ले दे के यही है। तो बात अगर ले दे के ये करें कि डे टाइम में चूंकि सनलाइट ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस की रेट रेस्पिरेशन से ज्यादा है, जहां 2 से 3 बार फोटोसिंथेसिस हो गया वहां एक ही टाइम अभी तक रेस्पिरेशन हो पाया है। तो ले देके फोटोसिंथेसिस पे फोकस करें क्योंकि वो स्पीड में फास्टर चल रहा है दिन के टाइम में, तो उसका प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लांट्स खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो डे टाइम में डिफ्यूजन ऑफ गैस मतलब डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कहां होगा, फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या होगा, ये मैं यही लिख रही हूं डिफ्यूजन में ही स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी हो रहा है,
फटाफट CO2 लेके ऑक्सीजन दे रहा है। रेस्पिरेशन क्या है, धीमे धीमे हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। भाई ले दे के अगर रेस्पिरेशन भी करवाना है तो जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में वही की वही रेस्पिरेशन में भी यूज होगी ना प्लांट्स में, लेकिन वो क्या काफी बाद में हो रहा है, पहले फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ले दे के ऑक्सीजन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर। ओके, अब बात क्या आती है, इधर आ जाइए। ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट, नाइट का टाइम आ गया है, सनलाइट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। नो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट है ही नहीं, तो रात में ग्रीन प्लांट्स में कोई फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। सो नो फोटो सिंथेसिस अकर्स। पर रेस्पिरेशन तो होगा, सांस लेना थोड़ी बंद करेंगे, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स। तो जो होगा उस हिसाब से डायरेक्शन ऑफ गैस डिसाइड कर लेंगे डिफ्यूजन में, ओनली रेस्पिरेशन अकर्स। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, CO2 कहां निकल रहा है, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा था ग्रीन प्लांट से एटमॉस्फेयर में, यहां पर CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है ग्रीन प्लांट से एटमॉस्फेयर में, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस डोमिनेट कर रहा है, नाइट टाइम में रेस्पिरेशन डोमिनेट कर रहा है। तो दोनों में डिफ्यूजन क्या हो रहा है, उसमें O2 का डिफ्यूजन हो रहा है ग्रीन प्लांट से एटमॉस्फेयर में, यहां पर CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है ग्रीन प्लांट से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, बात समझ में आई। प्लांट्स वहां पर ऑक्सीजन फेंक रहे हैं एटमॉस्फेयर में, यहां पर CO2। तो हेयर CO2 moves from plants to atmosphere, from plants to atmosphere। ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। अच्छा, एक लॉजिक और पकड़ पा रहे हो, नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन सुबह होते से ही CO2 भी चाहिए एनवायरमेंट में सनलाइट के साथ। तो रात में अगर भरपूर प्लांट्स रेस्पिरेशन में CO2 फेंकते रहेंगे एटमॉस्फेयर में, तो सुबह उतनी ही प्लेंटी ऑफ CO2 उनको क्या हो जाएगी, सनलाइट के साथ वापस मिल जाएगी। बात समझ में आया, क्या लिंक है डे और नाइट टाइम का। भाई डे टाइम में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन दे दो, वो औरों को भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सर्वाइवल के टाइम पे। नाइट टाइम में तुम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो रेस्पिरेशन कर लो, CO2 ज्यादा बाहर निकाल लो, वही CO2 एज अ प्रोडक्ट सुबह काम आ जाएगी फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, क्योंकि सुबह दिन के टाइम पे सनलाइट की क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी हो जाएगी। क्लोरोफिल वाटर तो मिल ही जाएगा सॉइल में से, क्लोरोफिल अंदर है, सॉइल में से पानी मिल जाएगा, जो रूट्स आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस CO2 फ्रॉम प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर। बात समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया। चलिए, इसी के साथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म होता है। देखो टॉपिक्स बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, बात को समझना है। चलो अब आगे क्या पढ़ना है। बोरियत हो रही है, तेजी से सांस लो, छोड़ो, पानी पियो। उससे क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। रेस्पिरेशन करो ना, जो पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, उसके बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एनिमल्स का एक छोटा सा टॉपिक एग्जाम्स में क्या होता है, पूछा जाता है। क्या पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में, क्योंकि हम लोग क्या है, हायर एनिमल्स है, वी आर दी पावरफुल क्रिएचर्स, वी आर दी ह्यूमन बींग्स। अब ये क्या है, ये भी दो तरीके से पढ़ने हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब पानी में रहने वाले और जमीन में रहने वाले दोनों के बारे में पढ़ना है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इन एक्वेटिक एनिमल्स, इन एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स, दैट मीन्स पानी के जो अंदर रहेंगे। क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है? डेफिनेटली वाटर इज कंटेनिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ रहता है उससे ये ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, इनमें भी यही होगा, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ देंगे। लेकिन फर्क कहां पर है कि ब्रीदिंग रेट या जिस स्पीड से रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक्वेटिक एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बहुत कम है इन कंपैरिजन जो लोग धरती पर रह रहे हैं या एयर से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो कम ऑक्सीजन के लिए उन्हें ज्यादा जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ज्यादा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तब आराम से ले लो, कम है तो अपनी नीड्स को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उनकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व्ड इन वाटर, एंड एज the oxygen content is low, so their breathing rate is very much high in comparison to terrestrial animals। मतलब जो आप एक्वेटिक में लिखोगे उसका अपोजिट आपको टेरेस्ट्रियल में हो जाएगा। होता क्या है एक्वेटिक एनिमल्स में, मैं क्या लिखा रही हूं, एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखो मैं क्या बता रही हूं, एनिमल्स लिविंग इनसाइड वाटर, वो लोग क्या होते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दे डू रेस्पिरेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उस गैस से फूड को, मतलब फूड से एनर्जी डिराइव करना। दे डू रेस्पिरेशन इनसाइड द वाटर, भाई जहां रहेंगे वहीं काम करेंगे, इनसाइड द वाटर, ठीक है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। अब ये O2 CO2 कहां से आएगी, भाई CO2 तो बॉडी बना देगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पानी में होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड inside the water, oxygen is dissolved inside the water, ठीक है। But their content is not so much, पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। But their amount is not so much। सो ब्रीदिंग रेट मतलब स्पीड से ब्रीदिंग हो रही है, जिस स्पीड से रेस्पिरेशन हो रहा है या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में काफी हायर होता है। सो
their respiration rate is very much high. Respiration rate is very much high. क्यों very much high? To meet their requirements even in less oxygen. ठीक है, is very high. इधर लिखूंगी. So to meet their requirements even in less content of oxygen, even in less content of oxygen. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. क्या क्या कवर अप कर लिया आज का लेक्चर में यही ओवर करवाती हूं. आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छे से पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर लिया था, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स से रिलेटेड पूरा कवर अप हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि अब चूंकि आप हायर लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स पे जा रहे हो, तो जैसे न्यूट्रिशन में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, उसी तरीके से रेस्पिरेशन करने के लिए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मिलेगा. तो सिस्टम है तो ऑर्गन है तो वो सब मिलके काम करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.